है ना। बट फिर भी मेरा नाम केशव गौरव है, और मैं हेल्थ और वेलनेस एक्सपर्ट हूँ। और पिछले काफ़ी सालों से लोगों को मिलता हूँ और उनके साथ शेयर करता हूँ जो हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कैसे किया जा सके। तो इसके बारे में आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है जब, तो सोराइसिस, स्किन इश्यूज, और साथ में जो एलर्जी आती है, वीट से एलर्जी होती है हमें, उसके बारे में आज हम डेडिकेटेडली डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वंस अगेन वेलकम टू दिस सेशन। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हर बार की तरह हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑथेंटिक होती है। तो इस बार भी ये सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ सर कि जानना चाहता हूँ और हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो स्किन एलर्जी एलर्जी है वो होती क्या है। क्या इसके सिम्टम्स हैं जब हम कह सकते हैं कि किसी पर्सन को स्किन एलर्जी की जो प्रॉब्लम है वो होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो कैसे उसको एज अ पर्सन अपने आप में उस चीज को फील करता है या क्या क्या देखने में चीजें हमें सामने आती हैं। देखिए, बेसिकली एलर्जी से हर कोई आजकल जानता है कि एलर्जी का मतलब क्या है। बेसिकली अगर हम प्रॉपरली बात करें तो जैसे हमारे इम्यून सिस्टम का जब ओवर रिएक्शन होता है किसी अलर्जन पे। अलर्जन क्या हो सकता है? अलर्जन कोई ट्रिगर हो सकता है, जैसे डस्ट हो सकती है, पोलन हो जाते हैं। पोलन मतलब जो पोलन पराग गिरता है जब बसंत आती है, ठीक है, तो नए पत्ते आते हैं, फूल गिरते हैं, उनका पराग हवा में बड़े फाइन पार्टिकल्स रहते हैं जो हम इनहेल करते हैं। तो उससे भी कई लोगों को एलर्जी होती है। कुछ लोगों को अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक मटेरियल से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि उनके इंग्रेडिएंट अब एलर्जिक होते हैं पर्टिकुलरली किसी एक इंडिविजुअल के लिए। बाइट हो जाता है कई बार इंसेक्ट का, किसी इंसेक्ट ने बाइट किया, आपको रैशेज आ जाते हैं, दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ एलर्जी। और कुछ फूड जो हमने कुछ ऐसा खा लिया जो हमारी बॉडी ने जिसका ओवर रिएक्शन किया, ठीक है, तो अलग अलग सिम्टम, रेडनेस, ब्लोटिंग, ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसको हम कॉमनली एलर्जी बोलते हैं। जैसे कि अभी हमारे साथ एक्सपर्ट ने शेयर किया है कि एलर्जी के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली उसके जो सिम्टम्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज्यादातर इन्वॉल्व हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके का पोल्यूशन है या फिर बाकी चीजें हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर कैसा इफेक्ट करती है। और जब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसके ऊपर तो वो हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देता है जो कि एलर्जी के रूप में सामने आता है। नेक्स्ट सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अलग अलग कॉजेज बताए हैं तो इसमें मेजरली अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें तो जो लोगों को रैशेस बॉडी में पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं अलग अलग तरीके से, है ना, अलग अलग पार्ट्स के ऊपर। तो उसका जनरली क्या कारण रहता है अगर मैं बात करूं, ट्रिगर कौन कौन से रहते हैं नॉर्थ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अपने पंजाब एरिया की ही बात करें तो यहाँ पर मौसम के साथ लोगों में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या। ओके, देखिए, बेसिकली क्या है कि नॉर्थ रीजन हमारा एक ऐसा रीजन है जहाँ पर अलग अलग मौसम है, वेदर, जो क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस अलग अलग वेदर कंडीशंस के कारण ठंड भी रहती है, गर्मी भी रहती है, ह्यूमिडिटी भी रहती है, डस्टी, ऐसा टाइम भी होता है जब डस्ट स्टॉर्म चलते हैं, ठीक है ना। तो और वेजिटेशन बहुत है। तो इन इस तरीके से जब भी एलर्जी की बात करें तो उसमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। और आज की डेट में हम आसपास लोगों को देखते हैं और जब लोगों से मिलते हैं तो उनकी इम्यूनिटी क्वेश्चनेबल है। दैट मीन्स कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ गया है। अब लाइफस्टाइल जब बिगड़ता है तो क्या होता है, हमारे इम्यून का रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि ये जो सीजन है, जब सीजन चेंज होता है, शिफ्ट आती है सीजन में, कोल्ड से अब हॉट समर आएंगे,
है ना। तो ये जो शिफ्ट पीरियड चल रहा है, इसमें क्या होती है, हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। डे टाइम टेम्परेचर राइज कर जाता है बहुत ज़्यादा, और इवनिंग और मॉर्निंग टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिप कर जाता है। तो ऐसे क्लाइमेट कंडीशन में हमारी जो इम्यूनिटी है इस पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिक्रीज करती है, सप्रेस हो जाती है। तो और इन दिनों में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाते हैं, एलर्जिक अस्थमा के इश्यूज बढ़ जाते हैं। उसके अलावा स्वेलिंग रहती है बॉडी में, ठीक है। उनका कफ बढ़ जाता है इन दिनों में, और रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में रैशेज और रेडनेस आनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सर हमारी बॉडी में अलग अलग, मैं बात करूं ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, या इम्यून सिस्टम अटैक होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल से, तो हमारी बॉडी में अगर मैं टेस्ट की बात करूं, क्या ये चीजें एक तो हमें दिखाई देती हैं रैशेस वगैरह, तो क्या जो इन्फ्लेमेशन है उसको ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हम जान सकते हैं, या फिर हमारी बॉडी का जो डायरेक्ट सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स है वही उसके लिए है कि उसको देखकर ही हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में हो रही है? हाँ देखिए, इसमें डेफिनेटली मेडिकेशन और मेडिकल साइंस ने बहुत सारे एक मेथड्स निकाले हैं जिससे ये, एक तो आइडेंटिफिकेशन और दूसरा इसको रिकवरी कैसे किया जा सके, इसको रिकवर या क्योर कैसे किया जा सके। बट हम क्या देखते हैं कि अगर आप कोई सप्रेसेंट लेते हो, अब होता क्या, इम्यून ने ओवर रिएक्ट किया, एलर्जी जब हुई बॉडी में, तो आपका एक आईजी टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट होता है। उसमें जो आईजी टेस्ट है वो इम्यून इम्यून सिस्टम का रिस्पांस टेस्ट है। इम्यून सिस्टम का रिस्पांस इंक्रीज हुआ, एग्रावेट हुआ दिखता है, ठीक है ना, उसकी वैल्यूज बदल जाती हैं, हाई हो जाती हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम इस टाइम ओवर रिएक्टिव है। तो अब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। अब मेडिसिन क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो मैं क्या है, कई बार कहता हूँ कि ये एक इमरजेंसी ड्रग के तौर पे हमें मेडिसिन या एलोपैथी पे जाना चाहिए। अदरवाइज आपको नेचुरल रेमेडीज या कोई बॉडी का रिस्पांस बढ़िया रखने के लिए, इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए, जो हमारी ट्रेडिशनल साइंस है, ट्रेडिशनल विजडम है, ठीक है ना, उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखना चाहिए। वाई? बिकॉज जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ती, ठीक है ना, बैड इम्पैक्ट बोलिए या साइड इफेक्ट बोलिए, वो नहीं आएगा। बट जो सप्रेसेंट हैं, हमने इम्यून को सप्रेसेंट दे दिए, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ठीक है, उसका रिजल्ट तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, सिम्टम्स जल्दी डील हो जाएंगे, हैंडल हो जाएंगे, बट उनका साइड इफेक्ट बॉडी पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल है, और हम बड़ी जल्दी उसको दबाने के लिए कुछ मेडिसिन हैं, सिट्रिजिन है, और इसी टाइप की बहुत सारी मेडिसिन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना, सार्स का। तो वो मेडिसिन खाने पर आपका इम्यून रिस्पॉन्स तो कम हो जाएगा, बट उसके बैड इम्पैक्ट बॉडी पे रहेंगे। और कुछ लोगों का क्या होता है कि वो फटाफट मेडिसिन पे चले जाते हैं। तो उससे बेटर क्या ऑप्शन है, आप हर्बल टीज ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, ठीक है, ब्लैक पेपर ले सकते हैं, दाल चीनी का पाउडर ले सकते हैं। तो कैसे लेना है वो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, ठीक है ना। पर्सन टू पर्सन ये चीजें रहेंगी, क्योंकि कुछ लोगों का बॉडी का नेचर होता है, कई चीजों को वो चीजें सूट नहीं करती। तो ये पर्टिकुलरली कॉमन नहीं है, ये हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती हैं। थैंक यू। बिल्कुल। और अपने अपने हमें ट्रिगर पॉइंट जो है, जिसको भी लगता है कि इस चीज से हमें, चाहे वो फूड एलर्जी है किसी तरीके से, वो हमें ध्यान में आता रहता है धीरे धीरे जब अपनी बॉडी के बारे में हम जानते हैं कि आज हमने ये चीज खाई है इससे ये प्रॉब्लम हुई है, या फिर ये मौसम आता है जिसमें ये चीज हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें उसके लिए पहले ही प्रिकॉशन के तौर पर अपनी इम्यूनिटी पर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा सर, जैसे आपने कुछ एक फूड्स के बारे में बताया, ऐसे ही कुछ एक हैबिट्स के बारे में, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट,
या फिर और कौन कौन सी चीजों का रोल है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, सो दैट जैसे सीजन चेंज या एलर्जी अगर किसी को बहुत जल्दी हो जाती है, उससे बचने के लिए हम उसे यूज कर सके अपनी लाइफ में, एक ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम यूज कर सके। देखिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ बताई आपने कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फूड इज ए मेडिसिन, है ना। तो क्या आप खा रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले टाइम में। और अभी जो हेल्थ है वो उसका रिजल्ट है जो आपने पहले कुछ समय खाया है ना। ये तो क्लियरली विजिबल है। अब सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहनी चाहिए। उसको सही रखने के लिए आप फर्मेंटेड चीजें खा सकते हैं। फर्मेंटेड चीजों में जैसे दही है, ठीक है ना। कांजी घर में बना सकते हैं, हाँ फर्मेंटेड होती है वो। और ढोकला, डोसा, इडली, सांबर। उसके अलावा आप प्री और प्रोबायोटिक, ये जो सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। ये क्या होते हैं, प्रीबायोटिक बोलते हैं फाइबर्स। आप अपनी डाइट में फाइबर्स इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे फाइबरस फ्रूट्स खा सकते हैं, गुआवा इस सीजन में, जैसे आप देखते हो कि इस सीजन में अवेलेबल है, ठीक है। विटामिन सी की इंटेक इंक्रीज कर सकते हैं, आंवला का जूस लेके या आंवला लेके। और उसके साथ आप स्विच कर सकते हैं सिट्रस फ्रूट्स पे, ठीक है। जूसेस लेने से बेटर है कि आप रा फ्रूट ही खाएं। एप्पल खा सकते हैं। नेचर ने आपको वो चीजें दी हैं उस सीजन में जो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं फूड इज ए मेडिसिन। और जो लोग रहते हैं जैसे कोस्टल एरियाज में रहते हैं, तो उनके लिए फिश या सी फूड बहुत सूटेबल रहता है, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए। और जो लोग कोस्ट लाइन से दूर हैं, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में, हमारे पास कोस्ट लाइन नहीं है, तो हम ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। आप देखिए कि पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, जिनको हम बोलते हैं हमारे दादी दादा, नानी नाना, तो वो क्या खाते थे इस सीजन में। वो इस सीजन में अलसी के लड्डू बना लेते थे, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसका एक सब्स्टिट्यूट है। अखरोट खाए जाते थे इन दिनों में किसी न किसी रूप में, है ना। बादाम खाए जाते थे। तो अभी भी लोग खाते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि उसकी क्वालिटी कैसी है ना। आजकल तो मतलब एक तरीके से उनका ऑयल्स जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है विदाउट उनको प्रेस किए हुए, कोल्ड प्रेस किए बिना ही ऑयल्स को निकाला जा सकता है ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो हम मार्केट से जो लेकर आते हैं, आप देखिए कि एक बादाम है जो 500 रुपये किलो भी है, या 800 रुपये किलो भी है, और एक 3000 रुपये केजी भी है। तो डिफरेंस क्या है, क्वालिटी का। तो वो चीजें कॉस्टली हैं, तो उस कॉस्ट को इफेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अलग तरीके से इनके अल्टरनेट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये चीजें आइडेंटिफाई करना कि क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा, तो उसके लिए ये जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, एक तो होते हैं डॉक्टर्स, एक होते हैं जो आपके न्यूट्रिशन, जिन्होंने स्टडी की है न्यूट्रिशन के बारे में कि फूड को मेडिसिन के तौर पे कैसे खाया जा सके, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। तो ये जो स्टडी है, आप ऐसे लोगों के पास से उसकी गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के मैं ब्रीफली बताऊंगा कि अगर स्किन के इश्यूज हैं तो उनको क्योर करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हेल्पफुल चीज़ें क्या हैं। फर्मेंटेड फूड्स हैं, पपाया, पाइनएप्पल, इनमें एंजाइम्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स आपके विटामिन सी या आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए हेल्पफुल हैं। डेली रूटीन में आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, फाइबर का होना जरूरी है, कुछ अमाउंट गुड फैट होना बहुत जरूरी है, जिसको ओमेगा 3 हम बोलते हैं, जो कि फिश या फ्लैक्स सीड से या अखरोट से आप ले सकते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाए, जैसे पहले लोग साग और पालक खाते हैं इन दिनों में, ठीक है ना, फोलेट्स होते हैं उनमें, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। और उसके साथ साथ सोया, मटर, ठीक है। और जो फास्ट फूड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जो भी हम कहते हैं ना रिफाइंड चीजें हैं, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड शुगर है, या रिफाइंड फ्लोर है। मार्केट का जो पैक्ड फ्लोर है जिसको आपने सीधा लाए और बना लिया,
उसमें भी फाइब्रस मटेरियल बहुत कम है, जिसके कारण आपकी बॉडी में फाइबर की जो नीड है, क्योंकि फाइबर क्या करता है, फाइबर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, उसके अंदर अपना कोई न्यूट्रिशन नहीं है, बट वो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए, बॉडी से एक्सपेल करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो बैलेंस डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी बहुत जरूरी है, गुड स्लीप होनी जरूरी है। तो ये कुछ मैंने एक पैकेज बताया कि इन चीज़ों को आप ले सकते हैं, बट कहीं पर भी आपको कुछ भी लगे कि आपको एक इंडिविजुअल एडवाइस चाहिए, तो डेफिनेटली एक न्यूट्रिशन का अच्छा न्यूट्रिशन की जानकारी रखने वाले बंदे से आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये आपने एक इम्यूनिटी पैकेज के बारे में हमें बता दिया, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सर, एक मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारी बॉडी का मीडियम है, कि जैसे हमारी बॉडी का भी एक पीएच लेवल है, तो अगर हमारी बॉडी एसिडिक है तो क्या उसका रिजल्ट हमारी बॉडी की स्किन के ऊपर भी दिखाई देता है? और अगर वो स्किन पर दिखाई देता है तो क्या क्या उसके इफेक्ट्स जो है वो देखने में आते हैं हमारे पास? देखिए, बहुत बढ़िया। बॉडी का मीडियम जो है बेसिकली क्या रहता है, स्लाइटली एसिडिक रहता है। स्लाइटली एसिडिक का मतलब क्या है, 6 से 7 पीएच। 7 वाटर को हम बोलते हैं न्यूट्रल होता है, ठीक है। और 7 से ज़्यादा पीएच होगी, एक 1 to 14 का स्केल है। 7 to 14 अल्कलाइन, और 7 से 1 1 to 7 एसिडिक। अब जो चीज़ें हमारी बॉडी में एसिड को इंक्रीज करती हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में पित्त को बढ़ाती हैं। पित्त, अगर कफ वात पित्त, ये आयुर्वेदा के 3 दोष माने जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये बैलेंस में रहेंगे तो बढ़िया रहेगी बॉडी। अगर कोई भी इम्बैलेंस करता है, बढ़ता है, बाकी 2 कम होते हैं, तो बॉडी में इम्बैलेंस आता है, जिससे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के। और जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आने के लिए एक ओपन इनविटेशन बन जाता है। तो बॉडी को अल्कलाइन रखना बहुत जरूरी है। अल्कलाइन रखने के लिए क्या करना है, हमने प्रोसेस्ड चीजों को अवॉइड करना है। मैं मना नहीं कर रहा, अब मार्केट में जाएंगे तो आपको प्रोसेस चीजें ही मिलेंगी, है ना। टंग टेस्ट, हमारे इंडियन जो है वो फ्लेवर पे बहुत जाते हैं। सारी मार्केट ही अगर आप चेक करें तो फ्लेवर की मार्केट है, ठीक है ना। चॉकलेट्स, टॉफीज, आइसक्रीम्स, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, तो ये सारे फ्लेवर्ड हैं। तो अभी अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, आपके पूर्वज क्यों ज़्यादा हेल्दी थे हमारी अगली जनरेशन से, उसका रीज़न एक ही है कि वो एक तो वर्कआउट करते थे, बॉडी वर्कआउट उनका बहुत ज़्यादा था, काम ही ऐसे थे उनके, मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी बॉडी की, और सिटिंग जॉब्स ऐसी होती नहीं थी ज़्यादा, और खाने वाली चीज़ें जो थी वो हाइब्रिड नहीं थी। आज जो हम खा रहे हैं दे आर हाइब्रिड। ओके। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि हमने उनके जो यील्ड को बढ़ा दिया, उनके डीएनए में चेंजेस किए, जेनेटिकली मॉडिफाई किया उनको, और उनके जो फसलों के जो साइज हैं, आप देखिए फसलों के साइज कम हो गए। जैसे वीट जो आज हम देखते हैं, उसकी हाइट कितनी है और आज से 30 साल पहले उसकी हाइट कितनी थी, बहुत डिफरेंस है। तो वहां उनके क्रोमोजोम को चेंज किया गया, जेनेटिकली उनको मॉडिफाई किया गया, ताकि यील्ड तो बढ़ गई, बट उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो गई, और हमारी बॉडी के लिए वो डाइजेस्ट करने मुश्किल हो गए, क्योंकि हमारी बॉडी तो नेचुरल है, उसको तो जेनेटिकली हमने मॉडिफाई किया नहीं, बट जो खा रहे हैं फूड उसको मॉडिफाई कर लिया। तो बॉडी बनी थी नेचुरल डाइट खाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, बट अब उसको एक कॉम्प्लेक्स चीज मिल रही है, तो उसको उसको समझना मुश्किल है। तो इसलिए अगर आपकी बॉडी कुछ चीज़ों के लिए एलर्जिक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये आपको आफ्टर 30s, 20s, 40s, इन चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए कि आपने जो आज खाया वो आपको कैसा लगा। अगर आपकी ब्लॉटिंग हुई है, डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ है, स्ट्रेस इंक्रीज हुई है, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, बॉडी सुस्त रह रही है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करिए। और अगर आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को एक्टिव रख रहा है, बेसिकली फूड तो वो है ना जो आपकी बॉडी के लिए फ्यूल है, तो अगर फ्यूल अच्छा होगा तो बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, और अगर फ्यूल बॉडी के लिए बुरा है
तो बॉडी सुस्त हो जाएगी, लेजी हो जाएगी। तो लेजी बनाने वाली फूड को आपने अवॉइड करना है, और एक्टिव रखने वाली फूड को आपने अपनी डाइट में रखना है। और उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज पे मैं, है ना, जोर दे रहा हूँ बार बार। आपकी स्लीप पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आपकी स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा हेल्दी जीवन जी सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, एक प्रॉब्लम को हम यहाँ पर हाईलाइट करना चाहेंगे, जिसमें कि हम स्किन एलर्जी की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक सिरोसिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है लोगों में। तो उसके बारे में बताइए कि ये एक्चुअल में क्या है, और इसका रूट कॉज क्या है, और किस तरीके से आपने लोगों को हेल्प आउट किया है इसको रिवर्स करने के लिए, या अगर जहां तक पहुंच चुका है पहले तो उसको पॉज करने के लिए। देखिए, सोराइसिस की बात जहाँ आती है, इट इज़ ए टाइप ऑफ स्किन एलर्जी जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और साथ साथ में वो क्या करता है कि आपकी बॉडी के सेल्स पे अटैक करना शुरू। अब बॉडी के सेल्स में, स्किन भी एक सेल्स हैं, स्किन में भी सेल्स हैं। तो वो एक इन्फेक्शन नहीं है बेसिकली, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, एक से दूसरे को कम्युनिकेट नहीं होता। वाई? बिकॉज हर एक पर्सन का अपना एक इम्यून सिस्टम है। और अगर किसी बंदे को सोराइसिस है, हाँ, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स को जेनेटिकली था, तो जेनेटिकली उसके अंदर वो क्रोमोसोम आए हैं। ठीक है। दूसरा है कि ये जरूरी नहीं है कि अभी नहीं है तो आपको हो नहीं सकता। डेफिनेटली ये एज रिलेटेड नहीं है कि बच्चों में होगा या बड़ों में होगा या बुजुर्ग में होगा, ये किसी भी एज में आ सकता है। आएगा कब? आएगा तब जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर होगी, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगी, आप कोई पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में टाइम स्पेंड कर रहे हो ज़्यादा टाइम। ठीक है। वो पोल्यूशन, या हो सकता है कि आपको सिगरेट स्मोकिंग जिसको बोलते हैं, या अल्कोहल लेने का कोई रूटीन है आपकी। ठीक है। तो उससे जो एग्रावेट हो जाता है, डिस्टर्ब होता है आपका इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो वो अपने ही अच्छे सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण आप देखते हो कि आपकी बॉडी के कुछ एरियाज में, स्किन के कुछ ऑर्गन्स के एरिया में स्किन की ग्रोथ एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि आपका वो जो स्किन 4 महीने में जो जितनी ग्रोथ करेगी, वो कुछ ही दिनों में, विद इन वीक, मतलब उसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसके कारण वो वहां पर स्किन जो है पैच फॉर्म में आनी शुरू हो जाती है। अब पैच फॉर्म में थिकनेस आएगी, आपको इरिटेशन होगी, ठीक है, स्केलीनेस आ जाएगी। ये चीजें जब आएंगी तो एक बड़ा, मतलब इसको कहते हैं कि एक इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा आ गया कि अलग अलग पैचेस की फॉर्म में बॉडी में अलग अलग जगह पे पैचेस बनने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी स्किन तो बाहर से बुरी लगेगी लगेगी, आपको कॉन्फिडेंटली आप किसी के साथ मिल नहीं सकते। आपको लगेगा कि जैसे कोई फंक्शन में जाना है या शादी में जाना है, तो आपको वहां पर जाना एक ऑड लगेगा। ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट रहते हैं। दिस इज नॉट ए फैटल डिजीज। ठीक है। बट आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं आउटर बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, वो रिस्पॉन्सेज दूसरों को के लिए बहुत बुरे इम्पैक्ट में जाएंगे। अब जैसे बताया गया कि ये कैसे हो सकता है, कई लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि उस पर्सन की हाइजीन अच्छी नहीं है, वो रोज क्लीनिनेस नहीं रखता। तो नहीं, ये ऐसा ऐसा नहीं है इसका कारण। इसका कारण क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज या डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है ना। तो वो जो मैंने ट्रिगर बताए हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि उन ट्रिगर्स के कारण ये डिस्टर्ब हो सकता है। स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, पोल्यूशन, या आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होगा। थैंक यू। और सर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर दो चीजें और हाईलाइट करें। एक तो नेचुरली अवेलेबल कौन से ऐसे हमारे पास चीजें हैं जो कि इस प्रॉब्लम को आउटर अगर हम अप्लाई करें, एक्सटर्नली अप्लाई करें तो वो हेल्प करेंगी। और इम्यूनिटी के लिए
बहुत सारे लोगों को विटामिन सी का तो पता ही है। और हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐड करें अपनी डाइट में कि जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करें। देखिए बेसिकली क्या है कि जब भी कोई ऐसी भी डिस्टरबेंस आती है बॉडी में, तो उसके पीछे गट का बहुत बड़ा रोल है। आपके डाइजेशन का, इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा रोल है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, नंबर वन। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये एक रूट कॉज बन सकता है सोराइसिस के लिए। ठीक है। दूसरा, आपको फाइबर को इंक्रीज करना है अपनी डाइट में। तीसरा, आपने रिफाइंड चीज़ों को अवॉइड करना है, शुगर को अवॉइड करना है। ठीक है ना, जो कि हमारी हर डिश और हमारी हर डाय प्लेट में रहती है कहीं ना कहीं। ओके। हमें फर्मेंटेड फूड्स को इंक्रीज करना है। सनलाइट एक्सपोजर बॉडी के ऊपर नेक्ड स्किन पे बढ़ाना है। कौन सी सनलाइट? जो मॉर्निंग के 3 आवर्स हैं और इवनिंग का 1 आवर। ठीक है। अगर आप जॉब रिलेटेड ऐसे इश्यूज हैं कि आप उसका सन एक्सपोजर नहीं है, तो आपको विटामिन डी को इंक्रीज करना है, मैग्नीशियम और कैल्शियम को इंक्रीज करना है, डेयरी को छोड़ना है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने। ओके। उसके अलावा फिश ऑयल, जिसको हम ओमेगा 3 बोलते हैं, हाई रिच इन ओमेगा 3। फ्लैक्सीड्स, आपके तिल, सिसेम सीड बोलते हैं उसको। ठीक है। टर्मरिक वाटर या टर्मरिक को इंक्रीज करना है, उसकी रूट ले सकते हैं। नट्स एंड सीड्स को इंक्रीज करना है। पंपकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं, जिंक का सोर्स। ठीक है ना। विटामिन ई, प्रोबायोटिक फॉर गुड गट हेल्थ। करकुमिन होता है हल्दी में, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मल्टीविटामिन, जो हर्बल मल्टीविटामिन आपको एज ए सप्लीमेंटेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे अलग अलग विटामिन और मिनरल का। तो उनको जरूर ऐड करें किसी अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करके। ओके। तो अगर आप ये चीज़ों पे काम करेंगे, साथ साथ में गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आपकी लोअर बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ गेम्स ऐसी हैं जैसे बैडमिंटन है, स्किपिंग ऑफ रोप है, या ब्रिस्क वॉक है। आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, इससे आपकी जो लोअर बॉडी की एक्सरसाइज है वो बहुत बढ़िया रहती है। सिटअप्स लगा सकते हैं, सूर्य नमस्कार या प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका, ऐसी चीजें कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों पे जाएंगे, और खासकर बॉडी में जो चीजें इन्फ्लामेटरी इम्पैक्ट देती हैं, जैसे कि स्वीट आइटम्स, या जिनमें शुगर कंटेंट बहुत रिच है, कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग, इन चीजों को टोटली अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। एक सर और हम एलर्जी को हाईलाइट करेंगे इस सेशन में, दैट इज वीट एलर्जी। तो कई बार इसको लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस के साथ में। तो वीट एलर्जी जो है वो बहुत सारे बच्चों में मतलब पाई जाती है, देखने में आ जाता है कि बच्चों को जो कणक की रोटी है उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका क्या कारण रहता है, या फिर इसको क्या रिवर्सिबल है ये, और कैसे इसको आगे मैनेज किया जाता है, इसके बारे में बताइए। हम्म। देखिए वीट एलर्जी क्या है कि, जैसे मैंने पहले टच किया था इस टॉपिक को इसी पॉडकास्ट में, कि हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया है। अभी जो हम खा रहे हैं क्रॉप्स, जैसे वीट है, उसका साइज ड्वार्फ हो गया। साइज ड्वार्फ मतलब उसके क्रॉप का साइज ड्वार्फ है। जो पहले वाली क्रॉप होती थी, उसका जो क्रॉप साइज था वो लार्ज था। ठीक है। उसके जो यील्ड थी वो कम थी, बट उसको कंप्लीट क्रॉप में आप देखिए कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और यूरिया का यूज या डिमांड उसकी बहुत कम थी। अभी क्योंकि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया वीट को, नेचुरली जो उसका डीएनए है वो वह पहले जैसा नहीं रहा जो आज से 40 साल पहले था। क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया 60s में, तो एक क्वेश्चन था कि इतनी सारी पॉपुलेशन का पेट कैसे भरना है। तो उसके लिए फिर साइंटिस्ट ने ये ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्यूरेशन में जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया कि इनसे यील्ड बढ़ेगी। एक ही
जो एरिया है उसमें इतनी यील्ड मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी। तो डेफिनेटली वैसा हुआ। बट क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें थी, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर से पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और यूरिया का यूज बढ़ गया। अब हम वही चीजें जो खा रहे हैं, जो प्लांट को मिलेगा डेफिनेटली वो हमें मिलेगा। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का जो इम्पैक्ट है वो हमारी फूड में भी आ गया, हमारी फूड चेन में आ गया। तो वो चीजें, क्योंकि हमारी जो गट लाइनिंग थी, हमारा जो गट था वो जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हुआ, बट जो हमारा फूड था जो हमने कंज्यूम करना था वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया। तो हमारा जो वो कहते हैं ना, एक कंपैटिबिलिटी चेंज हो गई। कंपैटिबल नहीं रहा वो फूड हमारी डाइजेशन के लिए। तो जब भी कुछ लोग जिनका इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यूनिटी जिनकी बहुत अच्छी है, जिनका वर्कआउट रहता है, बॉडी मूवमेंट में रहती है, उन लोगों को इसका बैड इम्पैक्ट कम हुआ। बट क्योंकि बच्चे छोटे नाजुक उनकी गट लाइनिंग रहती है, ठीक है ना, तो उनके लिए वो एक उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। आप देखिए जब छोटा बच्चा होता है तो पेरेंट्स उसको लिक्विड डाइट देते हैं, न्यूट्रिशन हाई न्यूट्रिशन डाइट देते हैं, जिससे उसकी ग्रोथ हो जाए और उसका बॉडी को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। अब क्योंकि जो आज का समय है, आज हम ज़्यादा रिफाइंड डाइट पे चले गए हैं, ज़्यादा शुगरी डाइट पे चले गए हैं, जिसके कारण हमारी जो गट लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो गई। और जब हम ये रिफाइंड फ्लोर, जिसको रिफाइंड आटा जो मिल रहा है हमें पैकेट्स की फॉर्म में, वो उसका खाना बना के खा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसके कारण सेंसिटिविटी बढ़ गई। और जब सेंसिटिविटी बढ़ी तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम ज्यादातर लोग इसके कारण जो ग्लूटेन की एनर्जी, प्रोटीन है ग्लूटेन, ग्लूटेन वीट में होता है, तो ग्लूटेन का कंटेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट में बढ़ गया और उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो गई। आज क्योंकि बॉडी को तो चाहिए खाना, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो डेफिसिट होती जा रही है न्यूट्रिशन में। और हम ज्यादा क्या खा रहे हैं, कार्ब्स ज्यादा खा रहे हैं। ज्यादा कार्ब्स खाने से क्या हो रहा है, जो बैलेंस्ड डाइट है उसका बैलेंस बिगड़ गया। प्रोटीन जितना चाहिए था वो बहुत कम हो गया, फाइबर जो चाहिए थे हमारी डाइट में वो कम हो गए, और कार्ब्स ने प्लेट को ज्यादा भर लिया। तो ये चीजें हैं कि ये इन चीजों के कारण हमारा जो गट मैक्सिमम लोगों का डिस्टर्ब रहता है, ब्लोटिंग रहती है, एसिडिटी रहती है ना, अच्छे से नींद नहीं आती। और कई बच्चे जो सेंसिटिव हो गए हैं वीट से। अब इसको रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि वीट एलर्जी ज्यादातर छोटी उम्र के बच्चों में देखने में मिलती है। तो जब वीट एलर्जी होती है तो डॉक्टर कहता है कि आप इसको, वीट को अवॉइड करो। अगर 3 महीने, 90 दिन, 100 दिन हम वीट ना खाएं, उसके अल्टरनेट जैसे मिलेट्स का खाना खाएं, ज्वार, रागी, ऐसी चीजें खाएं, तो वो इम्पैक्ट कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्वार रागी जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है ना। तो जब आप 100 दिन ऐसे कर लोगे तो ओकेजनली आप जो जे वीट अभी हमें मिल रहा है उसको बीच बीच में ले सकते हो, ठीक है, फिर वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। और सबसे जरूरी इसमें है गट को डिटॉक्सिफाई करना। उसके लिए एक गट हेल्थ प्रोग्राम होता है, 15 डेज का गट हेल्थ प्रोग्राम है, जिसमें हम बताते हैं कि आपको फाइबर कैसे इंक्रीज करना है, शुगर और वीट को कैसे बंद करना है, टी या कॉफी का इंटेक कम करना है। तो इसको करने से 15 डेज में आपका गट जो है वो रिकवर कर जाएगा। और उसके बाद आप ओकेजनली वीट ऐड करते जाइए, ठीक है। तो ये एक मेथड है। एक हेल्दी डाइट लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो आपकी जो हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी। सिम्टम में मैं ऐड करूंगा कि सिम्टम में आपकी बॉडी, आप हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो 14 साल के हैं, 12 साल के हैं या उससे कम हैं, उनके चेहरों पर दाने हैं, चेहरे पे उनके दाने दाने, रेडनेस आती है, ठीक है। वाटर इनटेक कम हो रहा है बच्चों का, पानी कम पीते हैं, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन
का रोल ही नहीं रहा, क्योंकि फाइबर ले ही नहीं रहे बच्चे, जूस लेते हैं जब वो भी हाईली प्रोसेस्ड जूसेस ले रहे हैं, पैक्ड जूसेस ले रहे हैं। इन चीजों के कारण पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। ये एक अवेयरनेस है। अगर हम दो ही तरीके हैं, या तो अवेयर हो जाएं या फिर बीमारी की तरफ बढ़ जाएं। ये चॉइस है हमारी। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीट एलर्जी के बारे में सर ने जैसे बताया कि बिल्कुल हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि उनको जो आटे की रोटी वो देनी ही नहीं है। सो यहाँ पर डेफिनेटली जो छेड़छाड़ है वो वीट के साथ ही हुई है। और थोड़ा हमें बच्चों के में ये केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जैसे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, बच्चा आगे आगे ग्रो करेगा। तो ये रिवर्सिबल भी है, लेकिन उसे अपनी डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज के ऊपर आगे चलकर ध्यान रखना होगा। सो विद दिस आज का सेशन के हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो जो मैंने इस सेशन से पॉइंट्स नोट किए हैं उसमें, जैसे कि सर ने बताया कि इम्यूनिटी के बारे में जो पहले हम जानते थे कि विटामिन सी लो तो एवरीथिंग इज गुड, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं जैसे कि गट हेल्थ का हमें बहुत ध्यान रखना है। और जिसमें कि शुगर और रिफाइंड कार्ब्स और रिफाइंड ऑयल को हमें कम करना है। उसके साथ उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताया जो कि हमारी गट हेल्थ को बढ़ाएगी और उसके साथ साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी। और स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है और कॉन्शियसली अपनी बॉडी में कौन सी चीज कैसे रिएक्ट कर रही है, अगर कोई चीज ओवर रिएक्ट कर रही है उसका हमें ध्यान रखना है और कंसल्टेंट से डील करना है। अगर हमें लग रहा है कि बार बार मेडिसिन खाने से प्रॉब्लम कम हो जा रही है, जैसे मेडिसिन खाना बंद कर दो फिर से वो प्रॉब्लम दोबारा बन रही है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या किसी भी तरीके की एलर्जी हो, दैट मीन्स इसका रूट कॉज कुछ और है। तो हमें अच्छी कंसल्टेशन के साथ रूट कॉज पर काम करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहूंगा कि अभी आप एक इम्पैक्ट स्टेटमेंट के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। फिर हमारे साथ और एक्सपर्ट भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे और क्वेश्चंस हम जरूर लेंगे। तो सेशन खत्म नहीं है अभी दोस्तों, अभी हम जस्ट इस टॉक को वाइंड अप कर रहे हैं। यस। हाँ, तो इम्पैक्ट स्टेटमेंट एक ही है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, बट हेल्दी एजिंग इज ए चॉइस। तो आपको चूज करना है कि आपने एज कैसे होना है। आप हेल्दी रहना चाहते हैं हमेशा, या आप बीमार होना चाहते हैं। ये चाहते हैं, ये तो वर्ड नहीं है। चाहे कोई भी बंदा बीमार नहीं होना चाहता है ना, डेफिनेट है। बट आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, हम अवेयर नहीं हैं इसीलिए हम बीमार हैं। थैंक यू। ओके। सो थैंक यू वेरी मच सर। अभी ऑडियंस में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, मेरी तो सर ने सभी क्वेश्चंस की के साथ जो है तसल्ली करवा दी है जितने मेरे मन में डाउट थे। लेकिन अगर आपके पास कोई है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम आपको अनम्यूट करेंगे तो आप अपना जो क्वेश्चन है किसी के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर, कम्युनिटी, अपने बारे में आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो बाय द टाइम हम हमारे साथ और हेल्थ एक्सपर्ट हैं अभी इस सेशन में, हम उनको सुनते हैं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। सो नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा राहुल सर कि आप भी इस टॉपिक पर अपने विचार जरूर रखें, क्योंकि उनका भी बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट किया। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू चरणजीत। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे आपने, और उससे भी बढ़िया गौरव जी ने हम सभी को आंसर्स किए हैं। और कोई पॉइंट उन्होंने छोड़ा नहीं है। और इतनी पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दी है कि जिसको अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी ऐसी जो हेल्थ चैलेंजेस हैं जो कि एलोपैथी में ऑलमोस्ट जिनका क्योर नहीं है, तो उनसे हम बच सकते हैं, है ना। सो जैसे उन्होंने बात की है गट हेल्थ की, तो मैं भी दोस्तों उसी बात को रिट्रेट करूंगा कि गट हेल्थ जो है आपकी 90% ऑफ द इम्यूनिटी को कंट्रोल करती है। तो अगर आपने अपनी गट हेल्थ को अच्छा कर लिया, और सारे मेथड्स उन्होंने बता दिए आपको, क्या कौन सा फूड लेना है, स्ट्रेस को कैसे कम करना है, एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, कौन सा फूड नहीं खाना है जो गट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो सारे पॉइंट्स को मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि गट कंट्रोल्स 90% परसेंट ऑफ योर इम्यूनिटी।
तो अगर आपका गट हेल्दी है, अच्छे से काम कर रहा है, तो जो भी आप खा रहे हैं, एक तो वो आपकी बॉडी उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी, और दूसरा आपकी इम्यूनिटी बहुत ही बढ़िया रहेगी। और एक चीज जो मैं कोई भी ऑटोइम्यून कंडीशन है उसमें जितने भी एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं हमारी बॉडी में से, फॉर एग्जांपल ओमेगा 3, फॉर एग्जांपल हाई डोज ऑफ विटामिन डी, और भी है ना, जितने भी इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट जो फूड काम करते हैं, जो दो प्राइमरी मेरे माइंड में थे, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। और हाई डोज ऑफ विटामिन डी मैंने बोला अगर कोई ऑटोइम्यून कंडीशन से गुजर रहा है तो। और सोराइसिस भी उसमें है, ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें बॉडी बॉडी के अलावा सेलिएक भी उसी में है, ऑटोइम्यून कंडीशन है वो भी बॉडी की, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ओवर रिएक्ट करती है ग्लूटेन के अगेंस्ट। तो इन सभी चीज़ों को जैसे गौरव जी ने हमें डिटेल में बताया है, डाइट को अच्छा करें और जो पॉइंट्स बताएं उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो हम ऐसी कई कई बैड कंडीशन से बच सकते हैं। सो थैंक यू गौरव जी वंस अगेन फॉर योर ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन। और हम आगे भी आपकी सेवाएं लेते रहेंगे ऐसे ही, आई होप। एंड थैंक यू चरणजीत फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चंस। थैंक यू। Thank you so much, sir. So yes, any question from audience, please? You can raise your hand. और आपने एक स्टेप उठाया है अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर होने के लिए। तो ऐसे ही अपने सर्कल में ऐसा ही अगर आपको सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जरूर सर्कुलेट करें। होता क्या है कि आपको लगेगा कि मैक्सिमम बातें जो जहाँ पर डिस्कस हो रही हैं, क्या खाना है, हम इसके बारे में अवेयर हैं। लेकिन जब हम बार बार इस चीजों के बारे में जानते हैं, जो साइंस उसके पीछे की जानते हैं, तो उससे क्या है कि हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। इस जो हमारा माइंड है वो एक्शन ही उस तरीके से, हमारी बॉडी एक्शन ही उस तरीके से करेगी अगर हमें सही इंफॉर्मेशन होगी। अदरवाइज मैं देखता हूँ कि जो लोग बीमार होने के बावजूद भी ऐसा फूड ले रहे हैं जो उनको नहीं खाना चाहिए, वो चाहते नहीं है कि वो अपनी बॉडी के साथ गलत करें, लेकिन वहां पर इंफॉर्मेशन की कमी है। तो सही इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? जैसे स्पिरिचुअलिटी या फिर धर्म के बारे में जानना, तो सही संगत कौन सी मिलेगी? जो वहां पर उस संगत करेंगे जहां भी आपका रिलीजियस बिलीव्स है ना, जहां पर आप मानते हो, वहां पर मिलेगी। ऐसे ही अगर हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो एटलीस्ट वीक में एक सेशन, एक आवर का हम जरूर अटेंड करें, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन हो और अकॉर्डिंगली हम एक्ट कर पाए अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में। सो कोई क्वेश्चन नहीं है अभी? गौरव सर ने सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं आज, सारे फंडे क्लियर, इम्यूनिटी का कोई इशू नहीं आएगा। सो राहुल सर, कैन वी वाइंड दिस सेशन?